21 साल बीत चुके थे। चेन्नई शहर अब पहले से काफी मॉडर्न हो गया था। रात के 10 बज रहे थे। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक अधेड़ उम्र का आदमी अपनी वाइफ के साथ तेजी से एयरपोर्ट से बाहर चला रहा था। उसकी वाइफ काफी डरी हुई थी। उस आदमी ने कसकर उसका हाथ पकड़ा हुआ था और उसके साथ बाहर आ गया था, जहां उनके लिए एक गाड़ी खड़ी हुई थी। उसने अपनी वाइफ को उस गाड़ी में बिठा दिया और खुद भी उसके पास बैठ गया और उसके बालों को सहलाने लगा। वो औरत घबराई हुई बार बार देख रही थी और अपने पति के हाथ को कसकर पकड़ रखी थी। वो आदमी उसके लिए परेशान होकर बोला, कविता प्लीज स्टॉप यार, तुम इतना मत डरो, मैं हूं ना, सब ठीक होगा। कविता डरती हुई बोली, मैंने तुम्हें मना किया था ना, कहीं भी चलो पर चेन्नई नहीं। पर तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। अपनी बेटी के प्यार में इतने पागल हो चुके हो कि ये भी भूल गए कि चेन्नई उस राक्षस की जमीन है जिसने आज से 26 साल पहले सब कुछ तबाह कर दिया था, और आज हम वहीं आ गए हैं। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते हो करण? करण थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करते हुए कविता से बोला, कविता मेरी जान, माय वाइफ, सब कुछ ठीक होगा। मैं यहाँ अपने ट्रांसफर की वजह से आया हूँ और साथ में अपनी बेटी के सपने के लिए आया हूँ। बाकी मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। तुम शांत हो जाओ, वो आती ही होगी और उसने तुम्हें यूं देखा ना तो हजारों सवाल पूछने लग जाएगी और कहने के लिए हमारे पास जो है वो बहुत भयानक है, जो मैं उसे बताना नहीं चाहता हूँ। कविता ने अपने आंसू पोंछ दिए और खुद को शांत करते हुए बोली, मुझे भी बस मेरी बच्ची की चिंता है। वो कभी इन माफियाओं की नजर में नहीं आनी चाहिए। कभी नहीं आएगी। हमारी बेटी की दुनिया अलग है और वो वहाँ खुश है। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे तभी दूर से एक लड़की उनकी तरफ ही चली आ रही थी। उसने काले रंग का नेट का टॉप पहना हुआ था जिसके नीचे व्हाइट जींस पहनी हुई थी। उसके लंबे बाल खुले हुए थे और हवा में लहरा रहे थे। वो दिखने में इतनी खूबसूरत थी कि आसपास खड़े लोग उसे ऊपर से नीचे तक घूर रहे थे। उन्हें लगा जैसे कोई विदेशी लड़की आई है, क्योंकि उस लड़की की आंखों का रंग नीला था और उसके बदन का रंग एकदम सफेद था। वो अपने हैंडबैग के साथ अपने मम्मी पापा के पास पहुंची और गाड़ी के डोर को नॉक करते हुए बोली, ओह गॉड प्लीज, आप दोनों अपना रोमांस यहाँ शुरू मत कर देना मॉम डैड। करण ने गाड़ी के गेट को खोला और प्यार से बोला, सनम बेटा इतनी देर कैसे हो गई, कहाँ रुक गई थी? सनम खुशी से बोली, डैडी सनम अपने सपने को पूरा करने के लिए चेन्नई आ ही चुकी है। अब शुरू होगा मेरा जुनून, अपने सपने को पूरा करने का जुनून। कविता थोड़ी घबराई अंदाज में बोली, सनम बहुत लेट हो रहा है, जल्दी अंदर बैठ जाओ। सनम मजाक करते हुए बोली, हाँ हाँ जल्दी से बैठ जाती हूँ, वरना कोई माफिया आ जाएगा और मुझे उठा कर ले जाएगा, है ना मॉम? माफिया का नाम सुनते ही कविता कांपने लगी पर करण ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और सख्ती से बोला, सनम जल्दी अंदर जाकर बैठो, हर वक्त मजाक सही नहीं होता। सनम ने अपनी हंसी को रोक लिया और एकदम सीरियस होकर आगे की सीट पर बैठ गई। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी की रोशनी अंधेरे भरे रास्ते को चीरते हुए अपने डेस्टिनेशन की तरफ भागी जा रही थी। दूसरी तरफ वहां से कुछ दूर ऊंचे पहाड़ पर बने एक आलीशान महल जिसका नाम डेविल मैंशन था, उसमें अब रोशनी कम हो चुकी थी। धीरे धीरे सभी लाइट्स को बंद कर दिया गया था और बस चांद की रोशनी पूरे महल को रोशन बना रही थी। महल के टॉप फ्लोर पर एकदम किनारे पर बड़ा सा स्विमिंग पूल बना हुआ था जिसका नीला नीला पानी चांद की रोशनी में चमक रहा था। उसी पानी के अंदर एक आदमी बॉटम पर लेटा हुआ बड़े आकर्षक तरीके से अपने ऊपर चमकते चांद को निहार रहा था। वो न जाने कितनी देर से पानी के अंदर आराम से लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर हद से ज्यादा जुनून सवार था। पता नहीं उसे चांद को देखने में इतना सुकून क्यों मिलता था। उसके सीने पर बना बड़ा सा शेर का टैटू भी चमक रहा था और बहुत डरावना लग रहा था। वो आदमी आराम से चांद को निहार रहा था। तभी उसके कानों में भयंकर दहाड़ सुनाई दी, जिसे सुनकर उस आदमी के चेहरे पर खौफनाक मुस्कान तैर गई और वो बड़ी स्टाइल से बॉटम से खड़ा हुआ और पानी से बाहर अपना आकर्षक चेहरा निकाला। वो आदमी पूल के अंदर आराम से खड़ा था। उसकी मस्कुलर बॉडी बेहद हसीन लग रही थी। पानी की बूंदें उसके जिस्म की शोभा बढ़ा रही थी। उसने बड़े हसीन तरीके से अपने बालों पर हाथ रखा और अपने चेहरे को मसलकर अपनी कातिल निगाहों से सामने देखने लगा, जहां से एक खूंखार शेर दहाड़ता हुआ उसकी तरफ चला रहा था। शेर पूल के पास आया और किनारे पर आराम से बैठ गया और उस आदमी को देखने लगा। आदमी पानी में चलता हुआ उस शेर के एकदम पास पहुंच गया और पलट कर खड़ा हो गया। उसने शेर के पेट में अपना सर रख दिया और ऊपर आसमान में चांद को देखने लगा। उसने पास में बड़ी सिगरेट को लिया और अपने होठों के बीच रखकर उसे लाइटर से जला दिया और उसके कश लेते हुए बड़े डरावने तरीके से बोला, तूफान खड़ा कर दूंगा, चैन से जीने नहीं दूंगा। उस आदमी ने अपनी नशीली और जुनूनी आंखों से चांद को देखा और डरावने तरीके से बोला, मेरा चैन, मेरा चांद मुझे अभी तक नहीं मिला है। पता नहीं वो कहाँ छुपकर बैठा है, किस दुनिया में है, और बहुत जल्द वो मेरे सामने होगा। दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना छुपा हो मेरा चांद, पर रोशन तो उसे मेरी जिंदगी को ही करना है। शेर बड़े गौर से उस आदमी की बात सुन रहा था। वो उसके बचपन का साथी था, उसके हर क्राइम में उसका साथ दिया था और पूरी दुनिया में इन दोनों ने अपना खौफ फैला कर रखा हुआ था। तभी एक गार्ड उनके सामने थोड़ा डरते हुए आया और बोला, मिस्टर बॉस, उन चारों को पकड़ लिया है, अब आगे क्या करना है प्लीज बता दीजिए। गार्ड की बात सुनकर उस आदमी के चेहरे पर शैतान हावी हो गया। उसने जोर से एक छलांग लगाई और शेर के ऊपर उलांगता हुआ पूल से बाहर निकल आया। उसकी काली गहरी और डरावनी आंखें चमक रही थी। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और गुस्से में शेर से बोला, माइकल हमारे शिकार आ गए हैं। उसके इतना कहते ही वो शेर दहाड़ते हुए अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसकी दहाड़ इतनी भयानक और तेज थी कि पूरे महल में गूंजने लगी। वो आदमी गुस्से से आगे बढ़ने लगा और उसके साथ साथ उसका खूंखार शेर चलने लगा। वो आदमी लॉबी से होता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। नीचे उतरते हुए उस आदमी की नजर हॉल के बीचों बीच घुटनों के बल बैठकर तड़प रहे 4 आदमियों पर पड़ी तो उसका गुस्सा और बढ़ने लगा। तभी उनमें से एक लड़का हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे गलती हो गई, वादा करते हैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, बस हमें जाने दो, दया करो हम पर। उस आदमी ने अपनी दमदार आवाज में कहा, एडी की दुनिया में माफी का कोई शब्द नहीं है, यहाँ सिर्फ बेदर्दी, बेरहमी और मौत है। वो चारों लड़के एडी के डरावने गुस्से से भरे चेहरे को देखकर डर रहे थे। उन्हें पता था कि आज उनकी मौत आ गई है। एडी ने अपनी पैंट की जेब में से एक गुलाब का फूल निकाला और बड़े डरावने तरीके से उसकी खुशबू लेने लगा। खुशबू लेते हुए एडी बोला, जरा इन्हें मेरी असल दुनिया में लेकर जाओ, इनसे माइकल मिलना चाहता है। तभी एडी के गार्ड आगे आए और उन चारों को पकड़कर महल से बाहर काले डरावने जंगल में ले गए और एक पेड़ के नीचे उन चारों को गिरा दिया। जंगल में एकदम शांति छाई हुई थी। तभी वहां खूंखार शेर की भयानक दहाड़ सुनाई दी। एडी गुलाब के फूल को लिए वहां खड़ा था। उन चारों को देखते हुए एडी खतरनाक तरीके से बोला, हम दोनों मिलकर इनका शिकार करें या सिर्फ माइकल ये काम करेगा, व्हाट यू से माइकल। एडी के इतना कहते ही माइकल उन चारों को घूरता हुआ उनकी तरफ धीमे कदमों से बढ़ने लगा। चारों बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगे। उनकी चीखें सुनकर एडी के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और वो गुस्से से बोला, बस यही चीखें सुननी थी, ऐसी ही चीखें उस लड़की की भी थी जब तुम कुत्तों ने उसके साथ नीच हरकत की थी, है ना? अब तुम्हारी बारी है। वो ऊपर से मुझसे इंसाफ मांग रही है, तो देख लो लड़की, तुम्हारे एक एक दर्द का हिसाब आज इन कुत्तों से लूंगा, वो भी बहुत बेदर्दी से।
इतना कहकर एडी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो एक गार्ड उसके पास आया और उसके हाथ से गुलाब का फूल ले लिया और उसे बड़ी तेज धार वाली तलवार थमा दी। एडी उस तलवार को अपनी जुनूनी निगाहों से घूरने लगा और उसे उन चारों के सामने करके बोला, बहुत दिन से प्यासी है ना तू, चल आज तेरी और माइकल की प्यास बुझाई जाए। इतना कहकर एक झटके में एडी ने तलवार से उनके हाथ काट दिए और सीने पर तलवार से एडी लिख दिया। उसके बाद माइकल जोर से दहाड़ा और उन चारों पर टूट पड़ा। पूरा जंगल दर्द भरी चीखों से गूंज उठा। उसी समय सनम की गाड़ी उसी जंगल से होकर गुजर रही थी। गाड़ी में बैठी सनम आराम से अपना सर टिकाकर खिड़की से बाहर देख रही थी। चांद की रोशनी चारों ओर फैली हुई थी। सनम को इस शहर से अजीब सा जुड़ाव महसूस हो रहा था। एक अलग ही एहसास हो रहा था जो पहली बार था। ऐसा लग रहा था कि चेन्नई आकर उसने किसी के लंबे इंतजार को खत्म कर दिया है जो उसे बेताबी से ढूंढ रहा था। अचानक जंगल में उठी भयानक चीख को सुनकर सनम की मां कविता घबराई हुई बोल पड़ी, सुना सुना तुम लोगों ने वो चीख सुनी ना, माफिया। वो आगे बोलती उससे पहले ही सनम बोली, मां बस भी करो, रात है, जंगल है, यहाँ ऐसी आवाजें आती रहती होंगी। अब आपका माफिया क्या जानवर है जो रात में भटकेगा? अब तुम कुछ नहीं बोलोगी आगे, एकदम शांत, नहीं तो मैं यहीं उतरकर तुम्हारे माफिया के पास चली जाऊंगी। इतना कहकर सनम मन ही मन हंसने लगी। कविता ने भी मुंह बना लिया और चुप हो गई। उसी समय जंगल में एडी को अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई अपना, कोई ऐसा जो बना ही उसके लिए है वो आ चुका है। वो यही है पर एडी की नजरों से दूर है। उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान आ गई, जैसे उसे सब कुछ पता चल गया हो। उसने अपने आकर्षक चेहरे पर अजीब तरह से अपने हाथों को घुमाया और चांद की तरफ देखते हुए जुनून से बोला, लगता है मेरा चांद आ गया है। क्या सनम ही तो नहीं है एडी का चांद? कौन है ये एडी? कहीं ये माफिया तो नहीं? और क्यों है इसका इतना खौफ? क्या कविता का डर हो जाएगा सच? जानना चाहते हैं सभी सवालों के जवाब? तो सुनिए इन लव विद माफिया बॉस, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। सनम की गाड़ी एक सोसाइटी में एंटर हुई और एक घर के आगे रुकी। सनम जल्दी से बाहर आ गई और उस गाड़ी को देखते हुए बोली, बैंक वालों ने आपको घर तो अच्छा ही दिया है डैन। करण कविता को लेकर बाहर निकल रहा था और सनम की बात का जवाब देते हुए बोला, अभी अंदर से देखना बाकी है सनम जी। सनम बोली, यस डैड, वो भी हो जाएगा, आप दोनों जल्दी से चलिए ना, मुझे प्रैक्टिस भी करनी है। कविता सख्त लहजे में बोली, सानू इतनी रात को कोई प्रैक्टिस नहीं होगी, चुपचाप जाकर सोना है, कल से जो करना है उसे शुरू कर देना और मुझे कोई बहस नहीं चाहिए, इट्स माय ऑर्डर। सनम मुंह बनाते हुए बोली, ओके मॉम, और वो सोने चली गई। दूसरी तरफ सुबह हो गई थी। एक आलीशान महल जिसका नाम बीस्ट हेवन था, उसके गार्डन में एक 21 साल की लड़की टहल रही थी। उसके चेहरे पर दुनिया भर की खुशियां छाई हुई थी। जब से उसने सुना था कि अभिनव इंडिया आ रहा है, तब से उसका दिल ऊपर नीचे हो रहा था। वो चहकती हुई इधर उधर टहल रही थी। तभी उसके कानों में एक औरत की आवाज सुनाई दी, अधीक्षा, कहाँ हो तुम? जल्दी यहाँ और नाश्ता कर लो। उस आवाज को सुनकर अधीक्षा के चेहरे पर और बड़ी मुस्कान आ गई और वो तेजी से उस तरफ चली गई। उसको अपनी तरफ आते देख उस औरत के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और वो धीरे से बोली, बिल्कुल निधि की फोटोकॉपी है उसकी बेटी, पर उसकी जितनी शरारती नहीं है। ये औरत थी निधि की दोस्त बेला, जो अब करीब 45 साल की हो गई थी। अधीक्षा बेला के पास आई और बड़े प्यार से बोली, चाची, मेरी वर्ल्ड फेमस फैशन डिजाइनर जीविका दीदी कहाँ है? और ये विहान भी गायब है। बेला बोली, तुम्हारी जीविका दीदी कुछ शॉपिंग करने गई है, कल उसका दोस्त अभिनव जो आने वाला है। और रही बात उस नालायक विहान की, तो वो अभी भी सो रहा है, उसके लिए नींद ही जरूरी है। अधीक्षा को हंसी आ गई और वो बेला के गले लगते हुए बोली, इसका मतलब आज मैं और मेरी चाची मिलकर नाश्ता करेंगे, क्योंकि मम्मा तो घर पर नहीं है। बेला बोली, शाम तक आ जाएगी निधि भी। बातें करती हुई दोनों बीस्ट हेवन के अंदर चली गई। बीस्ट हेवन अंदर से काफी चेंज हो गया था। उन दोनों ने मिलकर नाश्ता किया और फिर लॉबी से होते हुए विहान के रूम में चली गई, जहां विहान बेड पर आराम से पसरा हुआ था। अधीक्षा उसके पास आई और उसे हिलाते हुए बोली, विहान उठो ना यार, अब तो कॉलेज भी पूरी हो गई है, अब इतना क्या आलस आता है तुम्हें? विहान हिला तक नहीं। उसकी ये हरकत देखकर बेला ने जग लिया और उसके मुंह पर पानी दे मारा। विहान चिल्लाता हुआ उठ गया और कांपते हुए बोला, ओफो, बड़े पापा के बीस्ट हेवन में बाढ़ आ गई, अब बड़े पापा किसी को नहीं छोड़ेंगे। बेला ने उसके कान पकड़े और मरोड़ते हुए बोली, बाढ़ नहीं, तेरी माँ आई है, बड़े पापा इंडिया में नहीं है, उसी का तो फायदा उठाया जा रहा है, वरना तुम सबकी इतनी मजाल नहीं कि इस घर में इतनी सी भी लापरवाही कर सको। जल्दी से अक्ष भैया आ जाए, सबसे पहले तुम्हारी बैंड बजवाऊंगी मैं। विहान डर के मारे बोला, नो मम्मा प्लीज, आप बड़े पापा से कुछ नहीं कहोगी, आपको पता है ना वो द ग्रेट माफिया बॉस है, बिग बॉस है। जब जब वो अपने पैंट की जेब में हाथ रखकर घूरते हैं ना, तो ऐसा डर लगता है कि अभी वो उस खंजर को निकालेंगे और पता नहीं क्या करेंगे हमारे साथ। बेला ने कहा, उठ जाओ, अभी भी वक्त है, दोनों भाई बहन कॉलेज जाओ और मास्टर्स डिग्री के लिए फॉर्म फिल करके आओ। विहान बेला का हाथ पकड़ते हुए बोला, मॉम पक्का जा रहा हूँ, बस आप कान छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है। बेला ने उसका कान छोड़ दिया और बोली, इस विहान को तो उस निधि ने ही बिगाड़ कर रखा है, इसकी हर इच्छा पूरी कर देती है। विहान प्यार से गुस्सा करता हुआ बोला, आपकी बेस्ट फ्रेंड है तो क्या हुआ, अब निधि नहीं, मेरी बड़ी मम्मी बोली है, वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा है वो, उनके जैसा कोई नहीं। और देखो तो उनकी किस्मत कि उनका पति एक खूंखार माफिया है, और रही सही कसर अब अधीर भाई पूरी कर रहे हैं, पूरी दुनिया में तबाही मचाकर बड़े पापा से भी आगे जा रहे हैं। मेरी मासूम सी बड़ी मम्मा, जिनका पति भी माफिया और बेटा तो बिग माफिया। अधीर का नाम सुनते ही बेला के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो गर्व से बोली, इस घर का बड़ा बेटा है अधीर, वो बचपन से ही एकदम मैच्योर और सेंसिबल रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चलने वाला है वो। अधीक्षा बोली, और उतने ही खतरनाक भी, उनसे बात करते वक्त भी डर लगता है, क्या पता कब भड़क जाए। विहान बोला, वो बात करते भी कहाँ है, जब भी बोलते हैं बस ओके, हाँ, नो, यस, और अभिनव कला भी रहा है, पता नहीं आगे क्या होगा अब। बेला बोली, कुछ नहीं होगा, इन सबको संभालने के लिए अक्ष भैया आ जाएंगे, उनके आगे कोई नहीं बोल पाएगा। विहान बोला, पर बड़े पापा कब तक आएंगे, कुछ पता नहीं है, और उससे पहले अधीर भैया और अभिनव की मुलाकात हो गई तो। तब बेला बोली, तो निधि है ना, जिसके इशारों पर ये सब नाचते हैं, वो संभाल लेगी सब कुछ। अभिनव तो वैसे भी निधि के लिए ही इंडिया आता है, रही बात हमारे गुस्सैल अधीर की, तो उसे भी निधि संभाल लेगी। तभी अधीक्षा बोली, विहान तुम कल की चिंता छोड़ो और जल्दी कॉलेज के लिए तैयार हो जाओ, मुझे पापा से डांट नहीं खानी। विहान तेजी से बाथरूम में घुस गया। बेला और अधीक्षा वापस हॉल में चली गई। थोड़ी देर बाद वो दोनों भाई बहन मिलकर कॉलेज के लिए निकल गए थे। बेला आराम से सोफे पर बैठ गई। तभी बंगलों के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। उससे एक आदमी बाहर निकला, जिसकी उम्र यही कोई 49 या 50 के आसपास होगी। वो तेजी से बंगलों के अंदर आया और उसे हॉल में न्यूज़पेपर रीड करती हुई बेला दिखाई दी। तो वो मस्ती के मूड में बोला, अरे वाह, मेरी नकचड़ी अखबार पढ़ रही है, जरा पति को भी टाइम दे दिया करो। बेला ने मुंह बिगाड़ा और बोली, ओए अंकल, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी बेटी जीविका भी शादी करने के लायक हो गई है, लेकिन जब देखो तब तुम्हारे अंदर रोमांस का कीड़ा घुसा रहता है। तभी बंगलों के बाहर एक और गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी में से एक लड़की बाहर निकली, जिसने काफी महंगे और स्टाइलिश कपड़े पहने हुए थे। उसके चेहरे पर अलग ही नूर छाया हुआ था।
उसकी उम्र यही कोई 26 साल की होगी। उसके काले लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और वो खुशी से चहकती हुई बंगलों के अंदर चली आई। उसे देखकर विराट बोला, जीवी इतनी देर कैसे हुई बेटा? जीवी जो अपने ख्यालों में गुम थी, अपने पापा की आवाज सुनकर उनकी तरफ बढ़ने लगी और बोली, पापा मैंने आज काफी शॉपिंग कर ली और इसके अलावा मॉल में मुझे काफी क्लाइंट्स भी मिल गए थे तो उनसे बात करने में लग गई थी। तभी बेला बोली, जीवी फ्रेश हो जाओ, निधि भी आने वाली होगी। वैसे कल अभिनव आ रहा है तो निधि को काफी काम होने वाला है आज। अभिनव का नाम सुनते ही जीविका खुश हो गई और उसके ख्यालों में खो गई। तभी एक और गाड़ी बीस्ट हेवन के अंदर आकर रुकी। उसमें से एक औरत गुलाबी साड़ी पहनी हुई बाहर निकली। दिखने में काफी सुंदर और आकर्षक महिला लग रही थी। उम्र यही कोई 45 साल की होगी, पर चेहरे पर उम्र का कोई असर था ही नहीं। आज भी उतनी ही खूबसूरत और जवान लग रही थी जितनी आज से 21 साल पहले हुआ करती थी। उसके लंबे भूरे बाल जो एक चोटी में बंधे हुए थे वो लहरा रहे थे। पूरी आंखों से वो अपनी बेस्ट फ्रेंड बेला को देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगी और मुंह बनाते हुए बोली, यार बेला मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या खाने में आ गया। बेला ने अपना माथा पीट लिया और कहा, निधि तू कभी नहीं सुधर सकती। तुझे अक्ष भैया ने कुछ भी बाहर का खाने से मना किया है ना, और आज तू पक्का बहुत मजे करके आई है। निधि शरारती अंदाज में उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, अरे मेरी बेबी तो कितनी सीरियस रहने लगी है, हर बात में रूल्स एंड रेगुलेशंस मानने लगी है। इतनी जल्दी बुढ़ी मत बन। लाइफ का मतलब है कि खुशी से जीना, खाना पीना और मजे करना। जब तक वो माफिया यहाँ नहीं है तब तक मैं आजाद हूँ और कुछ भी कर सकती हूँ। अब कल वो आ रहे हैं मेरी बैंड बजाने के लिए और मुझ पर दुनिया भर के नियम कायदे लागू करने के लिए, तो सोचा क्यों ना आज जमकर मजे किए जाए। बेला बोली, वैसे क्या क्या ठूसा आज तूने? निधि बोली, सबसे पहले तो पानी पूरी पर टूट पड़ी, वो भी लॉरी वाले। उसके बाद पाव भाजी खाई और एंड में छोले भटूरे। आहा मजा आ गया, पर अब न जाने ये पेट क्यों दुख रहा है, ज्यादा खा लिया क्या? बेला ने कहा, ज्यादा नहीं हद से ज्यादा हो गया। कितना ऑयली खाया आज? कल सब ऑयल निकलेगा तेरा जब तेरे माफिया पति आएंगे और उन्हें पता चलेगा। बेला और निधि मुस्कुराती हुई बंगलों के अंदर चली गई और आराम से सोफे पर बैठ गई। तभी बेला बोली, यार भूल गई क्या, कल अभिनव आ रहा है और कहीं उसका और तेरे बेटे अधीर का आमना सामना हो गया तो कैसे हैंडल करेंगे हम सब? अक्ष भैया से बात हुई क्या? कब तक आ रहे हैं? निधि परेशान हो रही थी। हे भगवान, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अभी के अभी अक्ष को फोन करती हूँ कि आज ही लौटा हूँ, बाहर में गई मीटिंग। निधि ने अपना फोन निकाला और अक्ष को कॉल कर दिया। कई बार कॉल करने के बाद भी अक्ष ने कॉल अटेंड नहीं किया तो निधि को गुस्सा आ गया। उसने एक मैसेज टाइप किया, इतना कहाँ बिजी है कि एक कॉल अटेंड नहीं कर सकते आप? घर आइए, मैं आपको खुद को हाथ नहीं लगाने दूंगी। मुझे आप आज के आज यहाँ पर चाहिए। मेरी धमकी तो आपने पढ़ी नहीं होगी माफिया बॉस। ज्यादा लेट हुआ ना तो अपने मम्मी पापा के पास चली जाऊंगी। क्या निधि और अक्ष में अभी भी उतना ही प्यार है? अभिनव और अधीर से क्यों है सभी को खौफ? या अधीर ही माफिया है? जानना चाहते हैं सभी सवालों के जवाब? तो सुनिए इन लव विद माफिया बॉस, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।